नमस्कार दोस्तों। यदि आपको उठते, सोते, बैठते, खाते, पीते इकोनॉमिक्स का डर सताता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं टोटली इकोनॉमिक्स का डर समाप्त कर दूंगा। बेसिकली होता ये कि आजकल के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ और इस सीरीज़ में हम करेंगे क्या, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब हम कवर करेंगे और साथ में मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ में आप पढ़ोगे कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन अलग से। बस आपको मेरे साथ में करना ही है कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतना पढ़ना है आपको। एक्स्ट्रा बातें आपको कॉपी के अंदर नोट करनी है। और अगर यूं कह सकते हैं कि आज की टैगलाइन है, अब बारी आपकी है, बस एक कदम और। यानी कि इकोनॉमिक्स की तरफ आपको एक कदम बढ़ाना है। मेरे साथ आपको पढ़ना है, कंटिन्यूसली इस सीरीज को आपको देखना है। सारे डर आपके खत्म हो जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप एसएससी जेडी की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम आपका है, या फिर बाकी किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है आपका, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए। इकोनॉमिक्स का मैं यहाँ पर हर एक डर आपका खत्म कर दूंगा। यकीन मानिए, बिल्कुल डिट्टो यहाँ से आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। बस करना क्या है, अपने साथ में तैयारी करनी है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था का को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा है। यानी कि भारत की इकोनॉमी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब भारत की इकोनॉमी कैसी है, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्योंकि भारत की वर्तमान में बात करते हैं तो आज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भारत में 58% जनसंख्या खेती कार्यों में लगी हुई है। तो आज भी भारत की जनसंख्या क्या है, कृषि प्रधान देश का आप इसको बोलते हैं। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर आपसे पूछा है कि भाई मिश्रित है, समाजवादी है, साम्यवादी है, या फिर पूंजीवादी है। वैसे तो अगर आप अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको बांटा है 7 से 8 प्रकार से। लेकिन जिस टाइप की अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बात की जाती है कि संसाधनों का स्वामी कौन है, उस बेस पे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बांटा है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, हमारे देश में जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर चाहे वो कृत्रिम संसाधन हो, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेज कहा जाता है। होते क्या हैं संसाधन, जैसे बात करें कि भारत देश में नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, ये सब देश के संसाधन हैं। देश की भूमि देश का संसाधन है। साथ में देश के अंदर फैक्ट्रियां काम करती है, देश में साधन है, अपनी कैपिटल है, जैसे मानव भी कैपिटल है, पूंजी में आता है। तो ये सब क्या है, देश के संसाधन हैं। जितने भी चीज़ें आप देश के अंदर देखते हो, देश की बाउंड्री में देखते हो, वो सारे के सारे किसी न किसी फॉर्म में देश के संसाधन हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन संसाधनों का ओनर कौन है या फिर मालिक कौन है। बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलें आप, मालिक कौन है। तो हमारे देश में दो टाइप के लोग काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं सर, एक तो देखिए, देश में काम करता है प्राइवेट सेक्टर। इस बात को हम जानते हैं, देश में प्राइवेट सेक्टर काम करता है, निजी क्षेत्र काम करता है, और साथ में एक काम करता है पब्लिक सेक्टर। अब इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपको समझना पड़ेगा। प्राइवेट बोला है तो एक प्राइवेट व्यक्ति की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे टीच कर रहा हूँ तो मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूँ जो आपको टीच कर रहा है। वहीं पर यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक को हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक, और सार्वजनिक का मतलब होता है यहाँ पर सरकार से। तो भारत देश में जो संसाधन है उनको कंट्रोल कौन करता है, ये आपसे पूछा है। तो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है। अब जैसे मेरे पास में पढ़ाने के लिए जो जो संसाधन हैं, जैसे मेरे पास में मेरा लैपटॉप है, मेरे पास में कैमरा है, माइक है, ये स्टाइलस है, मैंने पेन टेप यूज़ की है। तो ये सब क्या है, संसाधन मेरे हैं, तो प्राइवेट संसाधन है। वहीं पर अगर सरकारी बिल्डिंग होती, सरकारी सारे सारे मैं संसाधन यूज़ कर रहा होता, तो मैं उसको बोलता कि ये पब्लिक रिसोर्सेज है। ठीक है। तो भारत देश में बात करें तो कंट्रोल कौन करता है, इस पे तो हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि संसाधनों का मालिक कौन है भाई।
भारत देश में संसाधनों को कंट्रोल कौन करता है? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मालिक कौन होता है? तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं मैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, इसको हम बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और तीसरी टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है इसे कहा जाता है मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था। अब तीनों का अर्थ क्या बैठता है पहले उसको समझते हैं। अगर नाम आए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तो इसका अर्थ ये बनता है कि देश के अंदर जितने भी संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उन पे कंट्रोल होगा किसका? पैसे बनता है पूंजीवादी, तो पैसे बनेगा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि उस कंट्री में टोटली चीजें क्या होगी? आपकी प्राइवेट रहेगी। तो संसाधनों पर कंट्रोल भी किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा। उसके बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो स से बनता है समाजवादी और से बनता है सरकार। यानी कि जिस भी देश के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी उस देश में संसाधनों पर कंट्रोल होगा सरकार का। और अगर बात करें मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था तो इसका अर्थ ये बनता है कि जिस देश के अंदर, देखो मिश्रित को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिला जुला रूप होना। तो ऐसा देश, ऐसी कंट्री जिसके अंदर संसाधनों पर कंट्रोल किसका हो? पी फॉर प्राइवेट का हो और प्लस में पी फॉर पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार का हो। तो जिस भी कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, सरकार भी काम करती है, दोनों टाइप के लोग काम करते हैं, संसाधनों पर कंट्रोल भी दोनों का होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो कंट्री, वो देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की बात करते हैं। अब भारत के अंदर देखो जो संसाधन है उनको कंट्रोल प्राइवेट भी करता है। यानी कि आप एग्जांपल लेते हैं, स्कूल की बात करें, स्कूल प्राइवेट भी है भारत में, सरकारी भी है। हॉस्पिटल प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। कंपनियां प्राइवेट है, सरकारी है। बैंक प्राइवेट है, सरकारी है। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लो, भारत देश में प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और सरकार भी काम करती है। तो भारत में है मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था। थोड़ा थोड़ा पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपन ने पढ़ा कि अधिकार होगा प्राइवेट सेक्टर का। अब प्राइवेट सेक्टर का अधिकार है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूछता आपसे कि सिद्धांत किसने दिया? पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया एक व्यक्ति है, नाम आपने जरूर से सुना होगा, एडम स्मिथ। नाम है एडम स्मिथ। और अगर बात करें एडम स्मिथ की तो इन्हें कहा जाता है आधुनिक अर्थ शास्त्र के जनक। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। और एक इनकी बुक का नाम भी कई बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक किताब है इनकी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछ सकता है द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एडम स्मिथ की किताब का नाम है। इनके द्वारा दी गई एक सिद्धांत दिया गया किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ये आपको यहाँ से याद करना है। और अगर पूछे कि इनकी कंट्री का नाम क्या है भाई, इनके देश का नाम क्या है, तो आपने एक नाम सुना होगा कंट्री स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड देश पड़ता है यूरोप में। तो स्कॉटलैंड के निवासी है एडम स्मिथ। वहीं पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जापान में, इटली में, जर्मनी में। इन कंट्री के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी, समाजवादी एग्जाम्पल रहेंगे कौन कौन से? चाइना एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, और जो पुराना टाइम पर यूएसएसआर था वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपको यहाँ से याद करना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनकी किताब का नाम क्या रहेगा, इनके बुक का नाम क्या रहेगा? दास कैपिटल। तो ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछता है कि कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल हो जाएगा। वहीं पर मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका सिद्धांत किसने दिया? जॉन मेर्नार्ड किन्स। बुक का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बात आपको याद करनी है। मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या रहेगा?
भारत हो जाएगा। और दुनिया के काफ़ी देश ऐसे हैं जिनके अंदर इस टाइप की अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है। ये आपको यहाँ से याद करना है। एक एक शब्द आपको मैं और लिखवा रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के पीछे भागता है। वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है समाजवादी, या फिर इनके जो समाज होता है उसका कल्याण करना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर पूछे मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था है तो उसका भैया क्या रहेगा मेन, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? दोनों होते हैं, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना भी होता है और साथ में देश का कल्याण करना भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? एग्जाम्पल है पर्यटन, विनिर्माण, कृषि या फिर खनन। आपसे पूछा किसके बारे में है? आपसे पूछा है दोस्त भारत में वो कौन से टाइप की आर्थिक गतिविधि है। अगर बात करें हम, आर्थिक गतिविधि कौन सी होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है। ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है। और वैसे अगर आप टेक्निकली समझे इसको तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं कि अगर आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, या फिर उसका आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, विनिमय करते हैं उसका, या फिर आप आ, उस वस्तु को क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बनाते हैं, उसको उत्पादन कर लिया आपने, फिर उसका आप एक्सचेंज कर लिया, बेचते हैं, कोई खरीदता है उसको। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको आप बोलते हैं आर्थिक एक्टिविटी। इनकी ऐसी सभी क्रियाएं, वैसे तो क्रियाएं वो टाइप की होती है, खाना पीना, सोना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती है। परंतु वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो उसको आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। भारत के अंदर रोजगार की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि खेती है वो भारत में, वो कृषि है जिसके अंदर भारत की 58% जो जनसंख्या है वो काम करती है। 58% जनसंख्या, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या चाहे फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से करे, ये इतने लोग काम करते हैं। अब इतने काम करेंगे तो रोजगार भी सबसे अधिक खेती ही देती है। ये आपको यहाँ से याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद में माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है खुदाई करना, है ना। अगर आप पहाड़ों को, पर्वतों को खोद के कुछ निकालते हैं या फिर आप ज़मीन की खुदाई करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं माइनिंग करना। और माइनिंग किसका एग्जाम्पल रहेगा? प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल रहेगा। क्षेत्र के बारे में अभी पढ़ेंगे आप आगे, इस वीडियो के अंदर आएगा। तो जितनी बातें आपको मैं लिखवा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आप विनिर्माण की बात करते हैं तो निर्माण करते हैं फैक्ट्री में, इसलिए इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। उद्योगों के अंदर निर्माण या फिर विनिर्माण होता है, विनिर्माण ही होता है, हाँ। तो इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं इसको। पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन एक टाइप की सेवा होती है तो इसको सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं तीन बातें लिखवा रहा हूँ। 2022-23, 2022-23 की बात करूं तो ये साल जा चुका है, 22-23, अभी 23-24 चल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, उसके अंदर हमारे पास में देखो तीन चीज़ें हैं। एक तो कृषि है, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ये। दूसरा अपने पास में उद्योग आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र आता है। और तीसरा अपने पास में आती है सेवाएं। तो तीन टाइप हमें पढ़ने होती है, इसके बारे में आगे आगे आप वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं, खेती के बारे में, उद्योगों के बारे में, सेवाओं के बारे में। तो वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि इंक्रीजमेंट हुआ है। और वो कितना कितना हुआ है उसके आंकड़े मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में आंकड़े पूछ सकता है। अगर बात करें कृषि क्षेत्र की तो इसके अंदर वृद्धि हुई है 3.5% जीडीपी में। वहीं पर बात करें औद्योगिक क्षेत्र की तो 4.1% वृद्धि हुई है। और वहीं पर बात करें सेवाओं की तो 9.1% वृद्धि हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि खेती के अंदर कम वृद्धि हुई है, उद्योगों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, और सेवाओं में तो उससे भी अधिक वृद्धि हुई है। तो लोग मूव ऑन कर रहे हैं कहाँ पर? सेवाओं की तरफ में, सर्विसेज की तरफ में मूव ऑन कर रहे हैं। तो आंकड़े आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में कृषि क्षेत्र में कितने परसेंट की आर्थिक वृद्धि हुई है? 3.5% की। औद्योगिक में 4.1% की।
और सेवाओं में 9.1% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े आपसे पूछ सकता है भैया, याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योग जो होते हैं, विकास अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, ये आपसे पूछा है। अब अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या कहेंगे आप इसको? इनको कहा जाता है MSME। फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। MSME काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत के अंदर जो छोटे, सूक्ष्म या फिर जो मजले उद्योग होते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं। तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि एक सीमित के अंदर लोग काम करते हैं, एक सीमित इनका वार्षिक टर्नओवर होता है कि एक साल में लोग इतना कमा रहे हैं, ये उद्योग इतना कमा रहा है। तो इनके टर्नओवर के बारे में आप इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन MSME से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपसे ये पूछा है कि MSME का जो एक्ट पारित हुआ, अधिनियम को बोलते हैं एक्ट, यानी कानून बनता है, वो कानून किस वर्ष आता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 2006 में आता है। तो MSME एक्ट बनता है, वो कब बनता है? 2006 में बनता है। MSME होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, छोटे मोटे, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब कई बार आपसे मंत्रियों के बारे में पूछता है, तो वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है MSME के, वो कौन है? इनका नाम है नारायण राणे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद करना है। नारायण राणे वर्तमान में MSME के मंत्री है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर रोजगार की बात करें, अगर आप रोजगार की बात करें कि भारत की जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग काम करते हैं वर्तमान में इस क्षेत्र में, MSME, तो आंकड़ा है 110 मिलियन का। 110 मिलियन लोग भारत के काम करते हैं MSME क्षेत्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें कि MSME का भारत की GDP में कितना परसेंट योगदान है, GDP समझते हो ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके अंदर कितना परसेंट योगदान है, तो उसका सही उत्तर रहेगा कि 2000, आपको मैं 20-21 का आंकड़ा बता रहा हूँ, तो 2020-21 में ये जो आंकड़ा है वो है 29.2%। अब आपको 29.2% थोड़ी याद करना है, आप याद करोगे 30%, नियर अबाउट आंकड़ा आपको याद करना है। तो भारत की जो GDP है, भारत की टोटल जो GDP है, उस टोटल GDP के अंदर से 2020-21 की रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर की, 30% योगदान किसका है? MSME उद्योगों का होता है। उसके अलावा अगर बात करें कि जितने भी MSME उत्पादन करता है, तो उसका निर्यात टोटल में से कितना अपन निर्यात करते हैं। अब निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट करना, कि भारत में जो वस्तुएं बनती हैं उनको अपन विदेशों में बेचते हैं, तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो भारत के कुल निर्यात में से अगर बात करें तो 2022-23 का आंकड़ा है 43.6%। 2022-23 का आंकड़ा है, ये आपको आंकड़ा याद करना है। अगर टोटल भारत जो एक्सपोर्ट करता है, भारत में बनी वस्तुओं को विदेश में बेचता है, तो भारत में जितनी वस्तुएं बनती है उसमें से 43.6% जो वस्तुएं हैं, वो कौन बनाता है? वो MSME ही बनाता है, ये आपको याद करना है। अच्छा, एक आपको योजना याद करनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। रैंप के बारे में आपसे पूछ लेगा, रैंप योजना किस से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो रैंप का सबसे पहले अगर मैं आपको लिखाऊं फुल फॉर्म क्या बनती है, तो ये बनती है आपकी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। क्या बनती है? रेजिंग, रेज क्या होता है आपको पता है? एक्सेलरेटिंग, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, M से बनेगा MSME और P से बनेगा परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस तो आपको दिखेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दिखेगा। ये फुल फॉर्म बनती है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है।
उसके बाद में आपसे पूछा कि रैंप का संबंध किससे है भाई, तो बताना पड़ेगा आपको। रैंप का संबंध है एमएसएमई से, ये आपको याद करना है। इसका उद्देश्य क्या बनता है, तो इसका उद्देश्य है एमएसएमई प्रदर्शन कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना। यानी कि एमएसएमई उद्योग के अंदर अपने को बूम लेके आना है, तेजी लेके आनी है। इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं या फिर जितने भी छोटे मोटे उद्योग काम करते हैं, इसके अंदर अपने को प्रगति दिखानी है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके अपने को आनी है, या फिर इनोवेशन अपने को लेके आना है इस क्षेत्र के अंदर। तो इतनी सारी बातें आपको याद करनी है। हमने क्या पढ़ा है, एक तो आपको एमएसएमई की फुल फॉर्म पढ़नी है, एक वर्तमान मंत्री कौन है वो पढ़ना है, एमएसएमई छोटे मोटे उद्योग भारत में कितने परसेंट लोगों को रोजगार देता है, तो कुल मिला के 110 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जो कि आपका 23 से 24% टोटल जो काम करने वाले श्रमिक है भारत में, ये आंकड़ा बैठता है। जीडीपी में योगदान है 30% का, निर्यात करता है 43.6%। और एक योजना है एमएसएमई की, रैंप योजना। रैंप की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। और किस क्षेत्र से संबंधित है एमएसएमई से। इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं, ये जो अर्थशास्त्र होता है इसके अंदर अपन पैसे का अध्ययन करते हैं, और ये कुछ भी नहीं, एक किताब का नाम है। अर्थशास्त्र इज ए बुक, बुक का नाम है। आपसे जनक के बारे में पूछेगा, अगर पूछे कि अर्थशास्त्र के प्राचीन जनक कौन थे, उनका नाम है विष्णुगुप्त बोल दें, कौटिल्य बोल दें, या फिर बोल दें चाणक्य। अरे भाई कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो इसको आप विष्णुगुप्त बोले, इनको आप कौटिल्य बोले, या फिर इनको आप चाणक्य बोले। चाणक्य नीति के बारे में आपने सुना होगा, चाणक्य देखा होगा ना, जो लंबी सी चोटी होती है और ऐसे यूं करके उंगली रखते हैं वो ना, वही चाणक्य है ये। तो इनकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र, इन्होंने किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र। हालांकि उसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत थे, राजनीति से जुड़ी हुई बातें थी, परंतु किताब का नाम अर्थशास्त्र है। तो हम बोलते हैं कि अब प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो इनका नाम क्या रहेगा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य। अगर पूछे आपसे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो सिर्फ मैं लिखूंगा आधुनिक। इनके जनक है एडम स्मिथ, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है एडम स्मिथ के बारे में। इनकी अगर बात करें सर किस कंट्री से हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा। एडम स्मिथ बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से, यूरोप की कंट्री है स्कॉटलैंड। और एडम स्मिथ की बुक का नाम भी अपन ने पढ़ा, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ लगाना भूल गया, वेल्थ ऑफ नेशंस, आपको पढ़ना है यहाँ से। अच्छा, अगर पूछे आपसे, ये तो ठीक है अपन ने टोटली पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर पूछे आपसे कि भारत के अंदर क्या सीन है भाई, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो इनका नाम रहेगा नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। नरसिम्हा राव खुद एक अर्थशास्त्री थे। 1991 का साल आपको याद होगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आया था, जब भारत के अंदर लाया गया था एक कंसेप्ट जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एलपीजी की कब आया था है, 1991 के अंदर आता है, नरसिम्हा राव की सरकार थी। और साथ में बात करें तो यहाँ पर देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे, इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस टाइम पर वित्त मंत्री थे, ये भी अर्थशास्त्री थे। और नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये भी अर्थशास्त्री थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक बोलते हैं अपन नरसिम्हा राव को। 1991 के अंदर इनके द्वारा एक कंसेप्ट लाया गया एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, यानी कि लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि संस्थाओं को अब यहाँ से सरकारी से प्राइवेट किया जाने लगा। और जी का मतलब बनता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी बचे हुए देशों के साथ में अपने को एड ऑन किया गया था, शामिल किया गया था। तो भारत की सरकार यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट करती है। एलपीजी एक अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। लेकिन जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो तो है समष्टि अर्थशास्त्र। सर इसका अर्थ क्या होता है,
एक नई स्लाइड पे समझते हैं इसका अर्थ क्या है। देखो, अर्थशास्त्र जो है, जिसको हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, एक्चुअली में है एक किताब, लेकिन किताब की भी दो शाखाएं हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कितनी है दोस्तों, दो ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी है? तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद करना है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र। अब सर हिंदी में तो समझ नहीं आ रहा है, ये व्यष्टि क्या है और ये समष्टि क्या है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो व्यष्टि होती है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, अब थोड़ा समझ में आया सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इको बोलते हैं, और समष्टि को बोलते हैं अपा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थ क्या बनता है? देखो, माइक्रो का अर्थ हम सभी जानते हैं कि सर छोटा होता है। माइक्रो मतलब छोटे की बात करेंगे, अर्थात समोल लेवल की बात करेंगे। माइक्रो मतलब छोटा, अर्थात समोल लेवल की बात करेंगे। सर मैक्रो मतलब बड़ा होता है, यानी कि बिग लेवल की बात करेंगे, या फिर समोल लिखा है तो लार्ज लेवल की बात करेंगे। पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आपसे ही पूछता है कि जो समोल है इसके फादर कौन है, इसके पापा कौन है, और मैक्रो है इसके पापा कौन है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया है? इनका नाम रहेगा अल्फ्रेड मार्शल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, अल्फ्रेड मार्शल। और वहीं पर पूछे आपसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इनका नाम रहेगा जॉन मेरनार्ड किन्स। हिंदी में लिखेंगे जॉन मेरनार्ड किन्स, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पापा। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वह एग्जाम्पल क्या रहेगा? तो इसका मैक्रो का एग्जाम्पल रहेगा जैसे डिमांड हुआ, मांग हुआ, जैसे सप्लाई हुआ, जैसे प्रोडक्शन हुआ, जैसे कॉस्ट हुआ, जैसे रेवेन्यू हुआ। तो ये एग्जाम्पल रहेंगे माइक्रो के। वहीं पर अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके एग्जाम्पल रहेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, साथ में अगर बात करें आप पर कैपिटा इनकम की, बात करते हैं जीडीपी की, बात करते हैं आप पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की। तो ऐसे ऐसे करते हुए बजट की कुछ एग्जाम्पल बैठते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हमने एक पढ़ा क्यों है, आपसे पूछता है कि समूह लेवल पर आप किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। लार्ज लेवल पर हम किस टाइप की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, मैक्रो को पढ़ते हैं। माइक्रो के फादर कौन है, मैक्रो के फादर कौन है, एग्जाम्पल क्या है माइक्रो के और एग्जाम्पल क्या है मैक्रो के। ये बातें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसलिए अपन यहाँ पर पढ़ी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? आपसे समष्टि के बारे में पूछा है और यहाँ पर हमने पढ़ा समष्टि के फादर कौन है, जॉन मेरनार्ड किन्स, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है, कृषि, निर्माण, खनन या फिर मछली पालन। तो देखिए, वैसे अगर आप बांटे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र कितने होते हैं। देखिए, अगर मुख्यतः आपसे पूछे कि मुख्यतः कितने क्षेत्रों में बांटते हैं, तो मुख्यतः क्षेत्र होते हैं तीन। अगर वैसे सिंपली पूछ ले आपसे कि कितने क्षेत्र होते हैं, तो जवाब करना होता है आपको कि सर 5 क्षेत्र होते हैं। मुख्यतः तीन है, तो तीन कौन कौन से हो जाएंगे? सर प्राइमरी बोलते हैं एक को, तो एक को बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि लिखेंगे आप यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंडली बात करें सर, एक प्राथमिक है तो एक द्वितीयक होगा, बिल्कुल सही बात है। सर एक द्वितीयक है तो फिर एक तृतीयक क्षेत्र भी होगा। तो मुख्यतः तीन टाइप के क्षेत्रों में बांटा है भारत की या फिर किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को। प्राथमिक की बात करें तो आपसे इसका नाम पक्का पूछेगा भाई, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कृषि के नाम से, कृषि या फिर उससे संबंधित क्षेत्र, कृषि या फिर संबंधित क्षेत्र। अब कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कृषि पालन हुआ, सॉरी, मछली पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, केंचुआ पालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, डेयरी पालन हुआ, पशु पालन हुआ। ये सारे के सारे जो पालन आपके वो कृषि के साथ जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। उसके अलावा खनन, माइनिंग है, ये भी प्राथमिक में आता है।
तो जिस भी क्षेत्र के अंदर उत्पादन होता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र ही कहा करते हैं। ठीक है, आपको याद करना है। और इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको रेड कॉलर जॉब के नाम से हम जानते हैं। रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। अगर पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कई बार पूछता है एग्जाम में, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम किसे कहा करते हैं, तो वो होती है कृषि यानी कि खेती। खेती को हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा करते हैं। ये भी आपको यहाँ से याद करना है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगर देखें, आपसे पूछा है प्राथमिक के बारे में, तो कृषि बिल्कुल हो जाएगा। निर्माण छोड़ते हैं एक बार, खनन माइनिंग, माइनिंग आता है कृषि क्षेत्र के अंदर या फिर प्राथमिक क्षेत्र में। मछली पालन, ये पालन पुलन सारे सारे प्राथमिक में आते हैं। लेकिन निर्माण की बात करते हैं, ये कहाँ पर आएगा, देखो द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं अपन औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र, ये कहते हैं। निर्माण करना, जैसे रोड का निर्माण होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है, ब्रिज का निर्माण होता है, एयरपोर्ट का निर्माण होता है, पोर्ट का निर्माण होता है। तो निर्माण करना, जब आप पहली बार कोई वस्तु बनाते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि जो वस्तुएं पहले से बन रखी है उनका इस्तेमाल करते हुए हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं। जैसे कोई गाड़ी बनती है, तो गाड़ी बनने के लिए आप जो जो यानी कि कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टायर यूज़ करते हैं, आप ग्लास यूज़ करते हैं, बोर्ड यूज़ करते हैं, इंजन यूज़ करते हैं। एक गाड़ी के अंदर लगने वाले जितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स पहले से बन रखे होते हैं। उन पार्ट्स का प्रयोग करते हुए आप एक नई चीज़ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, विनिर्माण करना। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आप जिस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, W4 वर्कर्स काम करते हैं, दो टाइप के लोग काम करते हैं। सर, दो टाइप कौन कौन से लोग काम करेंगे? ये सिंपल सी बात है। इसमें एक तो स्किल्ड वर्कर्स लोग काम करते हैं। स्किल्ड वर्कर्स, इन्हें कहा जाता है क्या, इन्हें बोलते हैं अपा वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। और वहीं पर अनस्किल्ड यानी कि लेबर टाइप लोग भी काम करते हैं उद्योगों में, तो उन्हें कहा करते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो ये भी आपको यहाँ से याद करना है। और फैक्ट्री के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा सारा किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय की बात करते हैं, इसका अन्य नाम होता है सेवा क्षेत्र। इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। और साथ में यदि बात करते हैं तो तृतीय के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, पर्यटन हुआ, परिवहन हुआ, बैंकिंग क्षेत्र, या फिर अपना इंश्योरेंस वाला बीमा क्षेत्र हुआ, शिक्षक है, टीचर है, मतलब कि लॉयर है, कोई जज बने बैठा है, डॉक्टर होता है, तो ये सब अपनी सेवा देते हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा देता है, तो ये किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। रक्षा, डिफेंस हुआ, प्रशासन हुआ, ये सब तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, सर जो निर्माण वाला क्षेत्र है ना, ये आएगा द्वितीयक में, प्राथमिक में नहीं आएगा। बाकी आपको अगर डिटेल के अंदर पढ़ना है इस प्राथमिक को, द्वितीय को, तृतीय को, तो उसका एक जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, काफ़ी मेहनत की है, और आपको एक एक बात बारीकी से समझ में आएगी, प्राथमिक क्या है, द्वितीय क्या है और तृतीय क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। अब कैपिटल गुड्स नहीं आपसे पूछा है, पूंजीगत वस्तु को बोलते हैं अपन कैपिटल गुड्स, यानी कि वो सब वस्तुएं जो प्रयोग में लाई जाती है जब आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर बनाते हैं। जैसे अगर मैं आलू से सोना बना रहा हूँ, अरे सोना तो नहीं बनेगा ना, ये काम तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, नाम कमेंट करके बताना मेरे को। अगर मैं आलू से चिप्स के पैकेट या फिर चिप्स बना रहा हूँ, तो मेरे को करना क्या पड़ता है, एक टाइप की मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम मशीनरी प्रयोग में लेके आते हैं, या फिर जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, उनको हम प्रयोग में लेकर आते हैं, या फिर आप वाहनों को भी प्रयोग में लेके आते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो हम प्रयोग में लेके आते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, कोई भी वस्तु बनाने के लिए, जैसे अगर ये स्टाइलिस, इसको हम पेन बोलते हैं, फिर स्टाइलिस बोलते हैं, जब इसका उत्पादन हुआ होगा, जब ये बना होगा, तो किसी ना किसी मशीन के द्वारा इसको बनाया गया होगा। तो जिस मशीन ने इसको बनाया, एक वस्तु है, इस वस्तु का उत्पादन हुआ है, और जिस भी मशीन ने इसको बनाया है वो किस में शामिल होगी, पूंजीगत वस्तु में शामिल होगी। पहली बात।
अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ट्रक की बात करता हूँ तो ट्रक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज़ करते हैं इसको, तो ये कैपिटल गुड्स होती है, बिल्कुल सही बात है। मशीन की बात करूँ तो मशीन ने बनाया है, ये भी इसमें शामिल होगी। उपकरण उपकरण औजार की बात करते हैं, तो औजारों के माध्यम से आप कुछ ड्रेसिंग करना हो या फिर कुछ वस्तु बनाते हैं, तो ये भी शामिल होगा पूंजीगत वस्तु में। बट अगर बात करें भोजन और वस्त्र की, ये शामिल नहीं होगा भाई, ना ना ना, इसको हम पूंजीगत वस्तु में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कोई नई वस्तु बना रहे हो। वस्त्र एक कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्लोथ के माध्यम से आप एक नई वस्तु बना रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, पोचा बन सकता है वस्त्र का, है ना, परंतु कैपिटल गुड्स नहीं होती है ये। एग्जाम्पल क्या है, क्या पता एग्जाम के अंदर ये पूछ ले आपसे कि इनमें से कौन सी कैपिटल गुड है, तो एग्जाम्पल क्या करोगे, कोई भी औजार है, उपकरण है, कोई भी मशीनरी है वो शामिल होगी, ट्रक है ये शामिल होगी। हाँ, इतना एग्जाम्पल करोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। देखो पीछे आपने पढ़ा है कि 3 टाइप की हमने पढ़ ली है, क्या, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र पढ़ा, तृतीय क्षेत्र पढ़ा, अपन ने 3 मुख्यतः पढ़े, लेकिन होते हैं 5 प्रकार के। अपना रहता कौन सा है सर, एक तो आपने नहीं बताया चतुर्थ के बारे में, एक आपने नहीं बताया पंचम के बारे में। एक्चुअल में चतुर्थ जो क्षेत्र होता है उसके अंदर कौन सी गतिविधियां होती हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई गतिविधियां, ज्ञान से संबंधित गतिविधियां आती है, जैसे आईटी सेक्टर इसमें शामिल होता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र इसके अंदर शामिल करते हैं। पंचम की बातें करते हैं तो यहाँ पर जो पॉलिसी बनाते हैं, देश को चलाते हैं, शासन करते हैं, अर्थात नीति निर्माण वाले, और नीति निर्माण वाले इसमें शामिल होते हैं, जैसे सरकार है, मीडिया है, वो पंचम क्षेत्र में आती है। सरकार, मीडिया, ये इसमें आती है, और इनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। इनको गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है पंचम क्षेत्र को। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, पंचीय सही उत्तर रहेगा, पंचम क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें दिया है 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। अब बेस ईयर भी कई बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है। अगर बात करें थोक मूल्य सूचकांक, इंग्लिश में लिखेंगे इसको अपन WPI। बेसिकली एक नहीं, 3 होते हैं, एक होता है CPI और एक होता है IIP। अब ये है क्या, देखो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है कि महंगाई कम हो रही है, तो महंगाई को मेजर करना, अपने को इन्फ्लेशन को अपने को मेजर करना है कि देश में महंगाई बढ़ी है कि घटी है। तो इसके लिए आप यूज में लेके आते हैं कुछ इंडेक्स। तो वो इंडेक्स कौन कौन से हैं, WPI है, CPI है और IIP है। इस इंडेक्स के माध्यम से आप ये गौर करते हैं या फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है। वहीं पर अगर WPI की बात करें तो इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, इसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या लिखेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी में इसको थोक मूल्य सूचकांक ही कहेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर पूछे आपसे, अगर इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए आपको, तो जवाब तो रहेगा कि 2019 में बोला गया था कि 2000 जो 11-12 है वो रहेगा बेस ईयर। भी आगे हर 5 साल के बाद चेंज किया जाता है, आगे चेंज करेंगे तो देखते हैं अब इसका क्या करते हैं आप कि 2016-17 आता है कि 17-18 आता है बेस ईयर। लेकिन वर्तमान में फिलहाल के लिए 2011-12 बेस साल लिया गया है कि 11-12 में महंगाई कितनी थी और उसके कंपैरिजन में अब महंगाई बढ़ी है कि महंगाई घटी है। तो कंपैरिजन करना पड़ता है अपने को, बेस ईयर लेना पड़ता है कि 2011-12 में भारत में महंगाई की दर क्या थी, उसके मुकाबले वर्तमान में महंगाई घटी है कि बढ़ी है। तो एक मापने का पैमाना हुआ। अब आपसे और क्या पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको WPI को कैलकुलेट कौन करता है। WPI कैलकुलेटेड बाय, यहाँ पर रहेगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो एक संस्था है, डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसके द्वारा ही महंगाई को किया जाता है कैलकुलेट, इस संस्था के द्वारा। अगर पूछे आपसे बेस ईयर, आपने पढ़ा है बेस ईयर क्या है, 2011-12 बेस ईयर रहेगा। इसके अंदर आप 697 ओनली गुड्स यानी कि वस्तुओं को कवर करते हैं, 697 गुड्स को कवर करते हैं वर्तमान में। ये आंकड़ा अप डाउन भी होता रहता है। तो WPI के माध्यम से हमारे देश में जो 697 गुड्स है जो यहाँ पर सिलेक्ट की गई है, उसके अंदर देखा जाता है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है।
उसके बाद में अगर बात करें सीपीआई की, सीपीआई क्या होता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर बात करें कि इसका बेस ईयर क्या रहेगा, इसका बेस ईयर हो जाएगा 2012। कैलकुलेट कौन करता है, तो ये कैलकुलेट की जाती है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ की फुल फॉर्म क्या बैठती है, एनएसओ को बोलते हैं नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस का करते हैं आप। सीपीआई के अंदर आप वस्तु यानी कि गुड्स को भी शामिल करते हैं, 697 के अलावा जो गुड्स बचते हैं उसको शामिल करते हैं, और साथ में सेवा यानी कि सर्विसेज को भी शामिल यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से नोट करना है। अगर पूछे एग्जाम के अंदर कि सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है महंगाई को कैलकुलेट करने का, तो पॉपुलर है या फिर आरबीआई का मेथड है या फिर जनरल मेथड है, तो वो कौन सा रहेगा आपका, सीपीआई ही रहेगा। एग्जाम में पूछता है कि आरबीआई का मेथड कौन सा है, पॉपुलर मेथड कौन सा है, जनरल मेथड कौन सा है, सीपीआई रहेगा। एक पॉइंट आपको यहाँ से और नोट करना है, और वो पॉइंट क्या है कि भारत में जो महंगाई कैलकुलेट की जाती है उसमें मेथड यूज होता है सीपीआई। पहले था डब्ल्यूपीआई, लेकिन 2014 में आरबीआई ने फैसला किया कि अब भैया डब्ल्यूपीआई नहीं, सीपीआई से हम भारत में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आईआईपी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म बैठती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसे कहा करते हैं। इसका बेस ईयर भी 2011-12 है, ये भी आपको नोट करना है। इसको भी कैलकुलेट एनएसओ के द्वारा ही किया जाता है, आपको करना है। और इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है। इंडस्ट्री जैसे कि सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, इरिगेशन हुआ, तो ऐसे करते करते 8 कोर इंडस्ट्री आप इसके अंदर शामिल करते हैं कि इंडस्ट्री में कितनी महंगाई बढ़ी है, घटी है, कि क्या हुई है, जब आप कैलकुलेट करते हैं, ये पढ़ना है। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई ने क्या बोला है कि महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट कितनी होनी चाहिए, तो आरबीआई कहता है देखो भाई 4% और प्लस माइनस 2% महंगाई की दर हो सकती है। अगर महंगाई 2% है ओके रिपोर्ट है, महंगाई अगर 4+2 यानी कि 6% है तो ये भी ओके रिपोर्ट है। यानी आरबीआई कहता है कि महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर आज कोई वस्तु 100 रुपये की है, अगर वो इन फ्यूचर या फिर अगले साल 102 रुपये की हो जाए, ओके रिपोर्ट है। 106 की हो जाए तो भी ओके रिपोर्ट है, लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आंकड़ा। अगला क्वेश्चन, देश अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है, तो अपने पढ़ लिया है। वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें कंट्रोल सरकार के पास होता है। मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता क्या है, तो मूल्यह्रास होना कि वस्तु की मूल्य के अंदर कमी आना। वस्तु के मूल्य में कमी कहाँ पर आएगी, अगर वो पूंजीगत सामान है उसी में आएगी। जैसे पूंजीगत वस्तु क्या हो सकती है, मशीन है, तो मशीन की टाइम टू टाइम मूल्य ह्रास होता है। मशीन अगर आप एक बार लाके आपने किसी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी, तो टाइम के साथ में उसकी जो कीमत है वो घटती जाएगी। उस कीमत के घटने को, उसकी वैल्यू के घटने को बोलते हैं आप मूल्य ह्रास, या फिर इंग्लिश में इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन, तो वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं उसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग कमी आना, इसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आज अगर आप कोई एक नया फ़ोन लेके आते हैं तो टाइमली या फिर टाइम के अनुसार फ़ोन की कीमत में चेंज आएगा, तो उसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये कहाँ पर आता है, भूमि के अंदर नहीं आएगा कि भूमि कम हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। कार्य प्रगति पर है, वर्क पर है, ऐसा भी नहीं होता है। तैयार माल इसके अंदर भी नहीं आती है, हाँ पूंजीगत सामान है उसके अंदर आती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार पहुंचे तो, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो आपको मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।